कल्पना कीजिए रात का गहरा सन्नाटा, एक ऑफिस और मेज पर सिर्फ एक फाइल खुली पड़ी है जिस पर लिखा है AS26। खिड़की पर बारिश की बूंदें हैं और धीरे धीरे ये एहसास होता है कि एक कंपनी की असली ताकत उसकी मशीनों में नहीं बल्कि उन चीज़ों में है जो दिखाई नहीं देती। और ये अकेली फाइल AS26 उन सभी अदृश्य संपत्तियों के गहरे राज अपने अंदर समेटे हुए हैं, वो राज जो बैलेंस शीट के आंकड़ों के पीछे छिपे हैं। जी हाँ, कंपनी के सबसे शक्तिशाली एसेट्स वो हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, और आज हम इसी अदृश्य दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। आखिर ये अदृश्य संपत्ति है क्या? कैसे कोई एक आइडिया एक भारी भरकम मशीन से ज्यादा कीमती हो सकता है? तो देखिए, AS26 के हिसाब से एक इंटैंजिबल एसेट में 3 खास बातें होती हैं। पहली, उसकी अपनी एक अलग पहचान हो। दूसरी, वो पैसों के रूप में ना हो और उससे छुआ ना जा सके। और सबसे जरूरी, उससे भविष्य में कंपनी को कोई आर्थिक फायदा मिलने वाला हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर, पेटेंट या कॉपीराइट। किसी भी चीज को इंटेंजिबल एसेट कहने से पहले हमें 3 सुरागों की तलाश करनी होगी। पहला, क्या उसकी अपनी अलग पहचान है? दूसरा, क्या कंपनी का उस पर पूरा कंट्रोल है? और तीसरा, क्या उससे भविष्य में पैसा आएगा या बचेगा? अब ये जो कंट्रोल शब्द है ना, इसका मतलब सिर्फ फायदे उठाना नहीं है। इसका असली मतलब है वो ताकत जिससे दूसरों को उन फायदों तक पहुंचने से रोका जा सके। असली खेल इसी कंट्रोल का है। चलिए इसको एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर बहुत पैसा खर्च करती है। तो सवाल यह है कि क्या इस ट्रेनिंग को एक इंटैंजिबल एसेट माना जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो जब चाहें नौकरी छोड़ सकते हैं। तो कंट्रोल वाली शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए ये एक खर्च है, कोई संपत्ति नहीं। ठीक है, तो अब जब हम इन अदृश्य संपत्तियों को पहचानना सीख गए हैं, तो कहानी में अगला मोड़ आता है। इन्हें कंपनी की अकाउंट बुक्स में आधिकारिक तौर पर जगह कैसे दी जाए? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी एसेट का पासपोर्ट चेक हो रहा हो। 2 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहली, इस बात की संभावना 50% से ज्यादा हो कि इससे भविष्य में आर्थिक लाभ मिलेंगे। और दूसरी, इसकी लागत का भरोसे के साथ सही अंदाजा लगाया जा सके। अच्छा, ये संपत्तियां कंपनी तक पहुंचती कैसे हैं? इसके कई रास्ते हैं। कभी कभी इन्हें सीधे खरीद लिया जाता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर। कभी ये किसी दूसरी कंपनी के विलय के साथ मिलती हैं। कुछ सरकार से ग्रांट के तौर पर मिलती हैं, या फिर किसी और संपत्ति के बदले में भी इन्हें हासिल किया जा सकता है। जब 2 कंपनियां मिलती हैं तो इन संपत्तियों की सही कीमत तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर बाजार में ऐसी चीजें बिक नहीं रहीं तो इनकी कीमत इस आधार पर तय की जाती है कि कोई समझदार खरीदार इसके लिए क्या दाम देने को तैयार होगा। अब हम इस जांच के सबसे पेचीदा, सबसे उलझे हुए हिस्से में कदम रख रहे हैं। वो संपत्तियां जो कंपनी के अंदर ही पैदा होती हैं, यानी इंटरनल रिसर्च और डेवलपमेंट की हाई स्टेक्स दुनिया। सबसे पहले एक नियम है जो पत्थर की लकीर है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। कंपनी के भीतर बनी गुडविल, जैसे उसकी सालों की मेहनत से बनी इज्जत या कस्टमर बेस, को कभी भी किसी भी हाल में एसेट के तौर पर नहीं दिखाया जाता। देखिए, कंपनी के अंदर किसी एसेट को बनाने की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब है कुछ नया ज्ञान खोजना, और इसका सारा का सारा खर्च हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। दूसरी तरफ है डेवलपमेंट, यानी उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई प्लान या डिजाइन बनाना। इसके खर्च को कुछ खास शर्तों के पूरा होने पर ही कैपिटलाइज किया जा सकता है। अब ये शर्तें क्या हैं? डेवलपमेंट के खर्च को एसेट मानने के लिए उसे 6 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें से एक भी शर्त रह गई तो सारा खर्च प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये शर्तें हैं: तकनीकी तौर पर प्रोजेक्ट का पूरा होना मुमकिन हो, कंपनी का उसे पूरा करने का इरादा हो, उसे इस्तेमाल करने या बेचने की क्षमता हो, भविष्य में उससे आर्थिक लाभ की पक्की संभावना हो, उसे पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन मौजूद हों, और आखिर में उस पर हुए खर्च को सही मापा जा सके। एक बार जब कोई संपत्ति बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाती है तो समझिए उसकी अपनी एक कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक एसेट की जिंदगी उसके बनने से लेकर रिटायरमेंट तक कैसी होती है। AS26 एक अंदाजा लेके चलता है कि किसी भी इंटैंजिबल एसेट की उम्र आमतौर पर 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसे रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन कहते हैं। मतलब
ये एक शुरुआती नियम है जिसे आप ठोस सबूत देकर गलत साबित कर सकते हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं है। अमोर्टाइजेशन का मतलब है एसेट की लागत को उसकी उम्र के सालों में धीरे धीरे बांट देना। इसके लिए 3 मुख्य तरीके हैं और तरीका वो चुनना चाहिए जो इस बात से मेल खाता हो कि एसेट से मिलने वाले फायदे किस पैटर्न में कम हो रहे हैं। एक और बड़ा जरूरी नियम, एक इंटेंजिबल एसेट की रेसिजुअल वैल्यू यानी उसकी उम्र पूरी होने के बाद की कीमत लगभग हमेशा 0 ही मानी जाती है। इसकी वजह भी सीधी सी है। एक पुरानी मशीन के कबाड़ की तो कीमत हो सकती है, पर एक पुराने सॉफ्टवेयर या पेटेंट का अक्सर कोई दूसरा खरीदार नहीं होता। और अब हमारी जांच अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम जानेंगे कि कंपनियों के लिए इन अदृश्य संपत्तियों के बारे में दुनिया को क्या-क्या बताना जरूरी होता है। यहाँ पारदर्शिता ही सब कुछ है। कंपनीज को साफ साफ बताना पड़ता है कि एसेट की उम्र कितनी मानी गई है, अमोर्टाइजेशन का कौन सा तरीका इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें अपनी किताबों में एसेट की कुल लागत, अब तक का कुल अमोर्टाइजेशन और साल के शुरू और अंत के बैलेंस का पूरा हिसाब किताब देना होता है। तो ये सारी पड़ताल हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जो आइडियाज और इनोवेशन पर चलती है, क्या किसी कंपनी की असली कीमत उन चीजों में ही छिपी है जिन्हें हम देख नहीं सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।